हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन से उन सारे टूल्स के बारे में जो इंटरनल टूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरप्रिटेशन पर हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्वचन के आंतरिक सहायक यानी इंटरनल एड्स या इंटरनल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो एड्स या टूल्स का क्या मतलब है? तो देखो, एड्स का मतलब होता है टूल्स और डिवाइसेस जो किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में काम आते हैं या किसी भी संविधि के, किसी भी कानून की व्याख्या में यूज़ होते हैं। और साथ ही इंटरनल एड्स का मतलब होता है वो सारे टूल्स जो एक संविधि, एक स्टैट्यूट में ही अवेलेबल होते हैं, उसी में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी लॉ है, उसमें अगर टाइटल है तो वो टाइटल आपको उस लॉ के अंदर मिलेगा। कोई एक्सेप्शन दिया हुआ है वो भी उसके बेयर एक्ट में आपको मिल जाएगा जब आप उस लॉ को पढ़ते हो। कोई एक्सप्लेनेशन अगर दिया हुआ है, स्पष्टीकरण वगैरह दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस लॉ के अंदर मिलेंगी। उनको ही बोलते हैं हम इंटरनल टूल्स या इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आज हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारा इंटरप्रिटेशन पर सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूट का जब इंटरप्रिटेशन होता है तो वो क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसी भी लॉ का, किसी भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करने का सबसे मेन ऑब्जेक्ट यही होता है जिससे कि जो हमारी कोर्ट होती हैं, जो इंटरप्रेट करती हैं किसी भी लॉ को, वो उसके पीछे विधायिका की, जो हमारी लेजिस्लेचर है, उसको बनाने का उनका क्या इंटेंशन था वो जाना जाता है। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। सबसे ज़रूरी बात, अब जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में उसका मीनिंग समझा, उसका वर्डली मीनिंग समझा, डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इंटरप्रिटेशन की जो डेफिनेशन हमने जूरिस्ट की देखी। इसके अलावा हमने उसमें डिफरेंस पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वो सब मैं पहली वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। इसके अलावा आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये आपके LLB एग्जाम्स हो चाहे आपका LLM एग्जाम्स हो, क्योंकि देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है। तो इसमें अब हम सेकंड वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ नेम देखेंगे कि वो कौन कौन से इंटरनल टूल्स हैं जो कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइटल की, जो शीर्षक होता है। उसके बाद आता है उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल, है ना, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन, वो भी किसका, जो हमारा हेडिंग होता है। तो हेडिंग हम देखेंगे किसी भी सेक्शन का हेडिंग, ये भी हमारा एक इंटरनल टूल है इंटरप्रिटेशन के लिए। नेक्स्ट है मार्जिनल नोट्स, परिभाषा, जो डेफिनेशन क्लॉज होते हैं किसी भी लॉ में, एक्ट में जब आप देखते हो तो ज़्यादातर जो है वो सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। परंतुक यानी जो प्रोवाइजोज दिए जाते हैं। दृष्टांत मीन्स जो हम इलस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं जिसको हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। अपवाद, एक्सेप्शन मोस्टली आपको मिलेंगे, है ना, ज़्यादातर बेयर एक्ट्स जब आप देखते हो किसी भी लॉ का। व्यावृत्ति खंड, सेविंग क्लॉजेस जो होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, अनुसूची मीन्स शेड्यूल, जो ज़्यादातर लास्ट में दी जाती है किसी भी बेयर एक्ट के, किसी भी लॉ के। इसके अलावा विराम चिन्ह, जो पंचुएशन मार्क्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी हम टूल्स देखेंगे इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ इनके नाम देखे हैं, तो आप देख सकते हो कितने सारे इंटरनल टूल्स हैं किसी भी इंटरप्रिटेशन में काम आने वाले। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंटरनल टूल है इंटरप्रिटेशन का शीर्षक यानी कि टाइटल। टाइटल जब आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे एक्ट का, जो भी हम अधिनियम पढ़ते हैं, जो भी हम एक्ट देखते हैं, उसका नामकरण, उसके नाम के बारे में, उसकी पहचान और उसका विवरण, जो भी सब कुछ होगा वो सब इसके अंदर आ जाता है।
ठीक है ना। अब ये जो इंटरप्रिटेशन जब कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो उसमें देखो दो तरह के टाइटल होते हैं। सबसे पहले एक होता है आपका शॉर्ट टाइटल और एक होता है आपका लॉन्ग टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल को हम लघु शीर्षक कहते हैं और जो हमारा लॉन्ग टाइटल होता है उसको हम दीर्घ शीर्षक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल मतलब कैसे, जैसे कि हम सीपीसी की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया शॉर्ट टाइटल। या जैसे हम सीआरपीसी की बात करते हैं जो अब बीएनएसएस हो गया है, तो ये क्या हो गया, बीएनएसएस, ये हो गया इसका शॉर्ट टाइटल। या इसी तरीके से कोई भी लॉ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये नाम, ये जो नाम है ये उस एक्ट का, उस लॉ का क्या है, उसका शॉर्ट टाइटल है। तो शॉर्ट टाइटल में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक, उसको हम लघु शीर्षक बोलते हैं। अच्छा, अगर लॉन्ग टाइटल की बात करें तो लॉन्ग टाइटल मतलब ये बिल्कुल जो लॉन्ग शॉर्ट टाइटल होता है उसका एकदम उल्टा, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो लॉन्ग टाइटल होता है इसमें जैसे कि हम पूरा का पूरा बेयर एक्ट देखते हैं, तो किसी भी लॉ का जब आप बेयर एक्ट देखोगे तो वो पूरा का पूरा उसका लॉन्ग टाइटल हो गया, ठीक। और ये क्या करता है, उसके कंटेंट की तरफ इशारा करता है कि उसमें क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक। जैसे आप देख लो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, है ना, 1954, या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इस चीज़ से हमें पता लग रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है, उस एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट के बारे में भी पता लग रहा है और साथ ही साथ उस एक्ट के साथ साथ उसके ऑब्जेक्ट का भी हमें पता लग रहा है। तो वो हो गया इसका क्या माना जाएगा, उसका दीर्घ शीर्षक, मतलब उसका लॉन्ग टाइटल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो टाइटल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल टूल होता है इंटरप्रिटेशन का। इसमें दो चीज़ें आ गई, मैंने बता दी, एक शॉर्ट टाइटल, एक लॉन्ग टाइटल, ठीक। अब साथ ही साथ हम एक केस लॉ यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। वेस्ट बंगाल यहाँ पे काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बनाम सुभावत दत्ता 1999। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी विधायन के, विधायन मीन्स कोई भी एक्ट है, कोई भी लेजिस्लेशन है, उसके इंटरप्रिटेशन में अगर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है, किसी भी तरह की संदिग्धता है, तो उसको दूर करने के लिए जो टाइटल होता है उसकी हेल्प लेकर उस स्टैट्यूट, उस लॉ के नेचुरल मीनिंग तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। जब आप किसी भी चीज़ का टाइटल पढ़ते हो, जैसे मान लो हमने पढ़ा सीपीसी, सीपीसी जब हम देखते हैं, इसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड, तो यानी ये सिविल केसेस के लिए हमें एक प्रोसीजर बताता है, उसके लिए ये कोड बनाया गया है। तो इसी तरीके से कोर्ट ने इस केस में ये बात बोली है कि अगर हम किसी भी चीज़ का टाइटल देखते हैं और उस टाइटल को देखकर हम समझ सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उस स्टैट्यूट को बनाने का, उसके पीछे उसका क्या अर्थ हम लगा सकते हैं, तो उसके हम नेचुरल मीनिंग का पता लगा सकते हैं टाइटल को देखकर। तो ये सबसे पहला इंटरनल टूल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल। प्रियम्बल, है ना। प्रियम्बल, आप सबसे पहले जब हम प्रियम्बल देखते हैं या ये वर्ड देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन क्लिक होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रियम्बल दी गई है ना। ज़्यादातर लोगों को याद रहती है कि प्रियम्बल एकदम स्टार्टिंग में दी जाती है। जैसे किसी भी एक्ट में लिखा होता है कि इस कानून को समेकित और संशोधित किया गया है ना। तो ये सब क्या है, ये उस कानून का क्या है, प्रियम्बल है, उस कानून की प्रस्तावना है, क्योंकि टाइटल के बाद ये लिखा होता है। सबसे पहले टाइटल होता है किसी भी एक्ट का, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, चाहे आप सीपीसी ले लो, चाहे आप सीआरपीसी ले लो, कोई भी एक्ट ले लो, सबसे पहले उसका टाइटल आएगा, टाइटल के बाद ही उसकी प्रियम्बल आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि हम भारत के लोग, इससे स्टार्ट होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल हो गई, है ना। ये कहाँ दी गई है, आर्टिकल 1 से पहले दी गई है। इसी तरीके से जो भी हम लॉ देखते हैं, जो भी हम एक्ट देखते हैं, वहाँ पे भी लिखा होता है मैक्सिमम कि इस कानून को समेकित और संशोधित किया गया है, इस तरीके से लिखा होता है। तो प्रियम्बल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल टूल है, किस चीज़ का, इंटरप्रिटेशन का, टाइटल के बाद आता है, ठीक। केस लॉ की बात करें तो यहाँ पे के कोचुनी बनाम मद्रास राज्य 1960 का केस है और इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सुब्बा राव थे, उन्होंने कहा कि ये सर्वमान्य नियम है कि जो प्रियम्बल का प्रयोग है वो इन परिस्थितियों में ही किया जाए। अब कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाए, सबसे पहले अस्पष्टता को दूर करने के लिए, मतलब जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें किसी भी तरीके की मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एक्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक। तो अस्पष्टता को दूर करने के लिए हम प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन में। सेकंड, उन वर्ड्स का जिनके दो अर्थ ही उन्हें सुनिश्चित करने में
मतलब कोई शब्द है और उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है संविधि के प्रभाव को उसके असल क्षेत्र के अंदर रखने के लिए, मतलब जो भी स्टैट्यूट है उसका जो भी इफ़ेक्ट है, उसका जो भी दायरा है, उसको उसी के अंदर रखा जाए, है ना, उसके बाहर ना जाया जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है आपका प्रियम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है मार्जिनल नोट्स यानी पार्श्व टिप्पणियाँ। अब ये आपका जो है वो थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंटरनल टूल्स। क्या होता है मार्जिनल नोट्स, अभी देखेंगे। देखो आज के टाइम में वैसे इनका कोई यूज़ तो है नहीं। जैसे पहले क्या होते थे मार्जिनल नोट्स की, देखो जैसे एक बुक है, मान लो ये बुक है ना, ये बुक है, तो बुक की साइड में ही, ये बुक है, इसकी साइड में ही क्या होती थी, जगह होती थी जहाँ पर साइड में लिखा जाता था, कुछ पॉइंट्स लिखे जाते थे, है ना। तो ये आजकल आप देखोगे बेयर एक्ट में नहीं लिखा होता, तो आज के टाइम में मार्जिनल नोट्स का कोई इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है, और वैसे भी ये टूल अब यूज़ भी नहीं होता ज़्यादातर इंटरनल टूल के रूप में। तो यहाँ पे विचारकों के दो दृष्टिकोण हैं इस चीज़ को लेकर, उनके दो व्यूज़ अलग अलग हैं। सबसे पहले पार्श्व टिप्पणियाँ यानी जो मार्जिनल नोट्स हैं, इनका इंटरप्रिटेशन में अब कोई महत्व नहीं है, और दूसरे वाले कहते हैं कि इनका महत्व है। तो आज के टाइम की अगर बात करें तो इनका कुछ इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है इंटरनल टूल्स को लेकर। नेक्स्ट आता है धारा का शीर्षक। धारा का शीर्षक मतलब जो सेक्शन का हेडिंग होता है। सेक्शन का हेडिंग बेसिकली सब में होता है ना। जैसे हम किसी भी एक्ट की अगर बात करें तो मोस्टली ज़्यादातर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में एक शब्द लिखा होता है परिभाषाएं। परिभाषाएं, तो ये जो शब्द है परिभाषाएं, ये क्या है, ये उस सेक्शन का हेडिंग है ना। जब आप उस हेडिंग को पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर परिभाषाएं दी गई हैं, फिर 1 2 3 करके या क्लॉजेस में अंदर डेफिनेशन दी जाती है। तो धारा के शीर्षक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टाइटल, उस सेक्शन के टाइटल की बात हो रही है, उस सेक्शन के हेडिंग की बात हो रही है। या मैंने परिभाषा ऐसे ही आपको एग्जांपल देके बताया, ऐसे ही किसी भी एक्ट में जब आप देखोगे तो कुछ भी हेडिंग हो सकता है ना, कुछ भी हेडिंग हो सकता है। जब BNSS देखो या BNS देखो या BS से देखो, तो हर सेक्शन का हेडिंग अपना होता है ना। पहले हेडिंग लिखा होता है, उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उसी हेडिंग की बात कर रहा है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल टूल है हमारे इंटरप्रिटेशन का। धारा के शीर्षक के प्रसंग को भी पार्श्व टिप्पणी की तरह ही यहाँ पे माना जाता है, हालांकि इसका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मार्जिनल नोट्स तो अब यूज़ नहीं होते, हम देखते हैं बुक्स वगैरह में भी अब नहीं होते, पहले टाइम पे इनका इंपॉर्टेंस था लेकिन अब नहीं है। संदिग्ध शब्दों की व्याख्या करने में शीर्षकों से संकेत लिया जा सकता है, मतलब अगर जब तक आप हेडिंग नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि अंदर उस सेक्शन के अंदर है क्या। तो इसलिए हेडिंग्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी बेयर एक्ट हो, कोई भी लॉ हो। नेक्स्ट इस परिभाषा या निर्वचन खंड, जिसको हम डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं। मोस्टली आपको ज़्यादातर बेयर एक्ट में मिल जाएगा। आप किसी भी लॉ का बेयर एक्ट उठाओ, आप BNS का उठा लो, है ना, या BNSS आप देखो, तो सब में आपको डेफिनेशन का एक सेक्शन मिलेगा, डेफिनेशन क्लॉज, है ना। या BS से ले लो, है ना, न्यू क्रिमिनल लॉज जब हम देखते हैं तो उसमें BS से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें हमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये भी एक इंटरनल टूल्स है। अच्छा, जब हम किसी भी लॉ का ये जो हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखते हैं, ये जो हम परिभाषाओं वाली चीज़ें देखते हैं, तो उसे देखकर हमें कुछ चीज़ें तो क्लियर हो ही जाती है कि बेसिकली कि अगर कहीं पे कोर्ट लिखा है उस एक्ट के अंदर, तो कोर्ट का वहाँ पे क्या मीनिंग लगाया जाएगा। या BNS में भी हम काफ़ी सारे डेफिनेशंस देखते हैं कि अगर कहीं पे चाइल्ड की बात हो रही है उस लॉ में, तो चाइल्ड से यहाँ पे क्या मतलब लगाया जाएगा। तो जो उस एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है उसी के हिसाब से उसको कवर किया जाता है। तो ये जो हमारा परिभाषा वाला खंड है, जो हमारा निर्वचन खंड है किसी भी अधिनियम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली आपको ये सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में मिलता है ना, मोस्टली। ज़्यादातर तो सेक्शन 2 में ही आप देखोगे ज़्यादातर, है ना। इसी तरीके से जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी आपको परिभाषा वाला एक सेक्शन मिल जाएगा। या आप CPC देखो या कोई भी आप लॉ देखो, तो उसमें हमको मोस्टली ये परिभाषा वाला सेक्शन ज़रूर मिलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल टूल है किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में, और काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोवाइज़ो। प्रोवाइज़ो मीन्स परंतुक, है ना। तो प्रोवाइज़ोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सेक्शन में दिए गए सब्जेक्ट मैटर से अलग होते हैं। ठीक, प्रोवाइज़ो की बात करें तो ये सामग्री को, जो भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है ना, उसको उस सेक्शन की विषय वस्तु से अलग रखा जाता है। इनको देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो मोस्टली चीज़ें होती हैं जब हम देखते हैं, तो ज़्यादातर हमने सेक्शन में हम प्रोवाइज़ोज देखते हैं।
ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पे किसी भी सेक्शन में प्रोवाइजो का यूज़ किया जाता है तो उसका पर्पज़ यही होता है कि उस सामग्री को उस सेक्शन के कंटेंट से अलग रखा जाए, उस चीज़ को उससे अलग रखा जाए। क्योंकि अगर प्रोवाइजो जोड़कर उतने भाग को अलग नहीं किया जाएगा तो वो पार्ट भी उस सेक्शन का ही पार्ट माना जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोवाइजोज मिलते हैं, है ना। बहुत सारे एक्ट में हम देखते हैं, हम बीएनएस में भी देख सकते हैं प्रोवाइजोज। तो उसमें एक अलग ही बात होती है, प्रोवाइजो में एकदम अलग हट के बात दी जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। केस लॉ की अगर मैं बात करूं तो नगरपालिका निगम बनाम कृषि उपमंडी समिति 2009, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल रूल के हिसाब से किसी भी एक्ट में जो प्रोवाइजोज होते हैं, जो परंतुक होते हैं, वो उस एक्ट का जो एक्सेप्शन होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। और किसी भी प्रोविज़न से जुड़े जो भी प्रोवाइजो होते हैं, जो भी परंतुक होते हैं, वो केवल उसी प्रोविज़न के एक्सेप्शन को बताते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जो प्रोवाइजो होते हैं और जो मेन सेक्शन होता है उनका हारमोनियस हमें इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों के बीच में हारमोनियस इंटरप्रिटेशन हमें करना है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन और जो प्रोवाइजो हैं वो आपस में भिड़ रहे हों या आपस में एक तरीके से उनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो। तो यही बात कोर्ट ने इस केस में बोली है ना। मोस्टली आपको मिल जाएंगे प्रोवाइजो, आप कोई भी एक्ट उठाओ ज़्यादातर प्रोवाइजो लिखे होते हैं। नेक्स्ट आता है दृष्टांत, यानी जिसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। ये तो आपको बीएनएस में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बीएनएस जब हम पढ़ते हैं, मैंने कराई भी है पूरी, तो उसमें हमने देखा कि कितने सारे इलस्ट्रेशंस थे, है ना। मोस्टली सेक्शन में इलस्ट्रेशन मिलते हैं। इनको हम एज अ एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, दृष्टांत को, है ना। हम इनको एज अ, जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल डाल के इस चीज़ को लिखते हैं। तो जो उद्देश्य होता है इसका, जो इलस्ट्रेशन क्यों ऐड किए जाते हैं, क्योंकि अधिनियम का कोई भी हिस्सा यहाँ पे अधिनियमित करना नहीं होता, बल्कि उसे और ज़्यादा क्लियरिटी देनी होती है। क्यों इलस्ट्रेशन डाला जाता है किसी भी सेक्शन में, तो इसलिए डाला जाता है ताकि जो भी व्यक्ति उसको पढ़े, उस बेयर एक्ट को पढ़े या उस लॉ को पढ़े, तो इलस्ट्रेशन से वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे सेक्शन नंबर 5 है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें किस चीज़ की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, स्वीकृति की बात हो रही है ना। तो वहाँ पर जब आप देखोगे वहाँ पे भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। इसके अलावा बीएनएस का जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो बीएनएस में भी काफ़ी सारे दृष्टांत दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सीधा इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए हम इनको एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आई होंगी। अब आता है यहाँ से हमारा एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। ये वो होता है, एक्सेप्शन क्या होता है कि मोस्टली आपको सारे एक्ट में मिलेंगे जो मेन प्रोविज़न से अलग हटकर बातें करते हैं एकदम, जिससे मेन प्रोविज़न को उससे अलग रखा जाए, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हमने वो देखा है ना, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में हम देखते हैं बीएनएस में जो हत्या का प्रोविज़न दिया गया है, उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है, कल्पेबल होमिसाइड का दिया गया है, तो उसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं, है ना। जब हम पढ़ते हैं बीएनएस में कि इन एक्सेप्शन में अगर मामला आ गया तो वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो एक्सेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा प्रोविज़न होता है जो मेन सेक्शन में जो बात कही गई है उससे एकदम अलग हटकर बात करता है। और कभी कभी हम इनको कह सकते हैं कि ये बचाव भी देते हैं। जैसे हम जनरल एक्सेप्शंस देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनका जनरल एक्सेप्शंस हो सकता है आपके बीएनएस में। तो जनरल एक्सेप्शन जब हम देखते हैं बीएनएस में, उसमें काफ़ी सारे हैं जनरल एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शंस का मतलब यही वाला, एक तरीके से वो बचाव की बात कर रहे हैं, है ना। 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कोई अपराध कर दिया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा उसका एक्ट, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे पॉइंट है वो यहाँ पे यही है कि एकदम मेन सेक्शन से अलग बात कर रहे हैं, है ना। और मोस्टली आप देखते हो कि सेक्शन के साथ साथ ज़्यादातर एक्सेप्शन भी लिखे होते हैं। तो किसी भी तथ्य को उस उपबंध से परे रखा जाता है इसमें जो उसमें अन्यथा शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अलग बात करते हैं जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस की तरह से अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए आता है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज क्या होता है, तो मोस्टली देखते हो कि कहीं कहीं पर सेविंग क्लॉजेज लिखे होते हैं। तो किसी भी कानून के निरसन की दशा में जोड़ा जाता है ना। जहाँ पे रिपील की बात होती है, रिपील एंड सेविंग्स लिखा होता है ना लास्ट सेक्शन में मोस्टली लॉज में, तो वो सेविंग क्लॉज जो होते हैं वो यहीं पे हैं। जैसे कोई एक्ट रिपील कर दिया गया है, इस तरीके से लिखा होता है, या ये अधिनियम
जो है हमारा निरस्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये सेविंग क्लॉज है। जो राइट निरसित अधिनियम में पहले से ही थे उन पर नए एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरीके से लिखा होता है मोस्टली। जब आप देखोगे, जब आप बेयर एक्ट देखोगे तो यहाँ पर सेविंग क्लॉज भी एक इंटरनल टूल है इंटरप्रिटेशन का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन शेड्यूल। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? एक्सप्लेनेशन में जब हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी तो बहुत सारे देखते हैं हम, किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़ा होता है। तो प्रोविज़न में ये जो आपका एक्सप्लेनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये शंका और भ्रम पैदा करने वाले शब्दों के मीनिंग को क्लियर करने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे मान लो किसी सेक्शन में कोई बात लिखी है, अब उसमें कोई ऐसी बात लिख दी कि उस सेक्शन को पढ़ने से समझ नहीं आ रही कि उसका मीनिंग क्या है, तो फिर एक्सप्लेनेशन में उस चीज़ को क्लियर किया जाता है। ये चीज़ आपको बीएनएस में भी बहुत काफ़ी मिलेगी, ठीक है ना। तो किसी भी स्टैट्यूट के प्रोविज़न में जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए आमतौर पर प्रोविज़न्स के साथ एक्सप्लेनेशंस जोड़े जाते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ताकि भ्रम पैदा ना हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, तो वो मीनिंग कहाँ क्लियर किया जाता है? एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्सप्लेनेशंस भी। जैसे मैंने अभी बताया कि बीएनएस जो है वो, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, मोस्टली सेक्शन में मिल जाएंगे। एस सुंदरम बनाम वीआर पट्टाभिरमन 1985। क्या कहा गया इस केस में? इस मामले में जो एक्सप्लेनेशन के बारे में दो पर्पस बताए गए कोर्ट के द्वारा। सबसे पहला कि दो नहीं बताए गए, काफ़ी सारे बताए गए, तो हम उनको आप चाहो तो पॉइंट कर सकते हो। तो अधिनियम का अर्थ और आशय को स्पष्ट करना, मतलब कोई भी एक्ट है उसकी क्या इंटेंशन थी उसको बनाने के पीछे और उसका क्या मीनिंग है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए भी एक्सप्लेनेशन जोड़े जाते हैं। सेकंड, जो मेन एक्ट है उसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी अगर हो जाती है, किसी तरह की कोई शंका पैदा हो जाती है, तो उस स्टैट्यूट के मेन ऑब्जेक्ट के अनुरूप ही उस चीज़ को क्लियर करना कि ये एम्बिग्यूटी नहीं है बल्कि इसका मीनिंग ये है। थर्ड, जो हमारा संविधि है, जो हमारी स्टैट्यूट है या कोई भी लॉ है जो कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए गया है, उसको अर्थपूर्ण बनाना, मतलब एक तरीके से वही बात हो गई कि उसके मीनिंग को क्लियर करना। और चौथा, रिष्टि का निवारण करना, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस वर्ड के मीनिंग को क्लियर करने में तो उसका निवारण किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं एक्सप्लेनेशन को किसके साथ जोड़ने के लिए? सेक्शन के साथ जोड़ने के लिए। बेसिकली हम देखते हैं कि सेक्शन के बाद ही एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। अनुसूची यानी शेड्यूल्स। शेड्यूल मोस्टली हम देखते हैं कि बेयर एक्ट में सबसे लास्ट में दी जाती है ना, और इसमें चेंजेस भी देखो होते हैं टाइम टू टाइम, है ना। किसी एक्ट में आपको 2 शेड्यूल मिलेगी, किसी में 1 शेड्यूल मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें 12 शेड्यूल्स हैं, है ना। पहले कम थी, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते हो गई। तो इस तरीके से शेड्यूल्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इंटरनल टूल के रूप में ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो कानून में विभिन्न अधिकारिताओं, शक्तियों, अधिकारों और उसमें प्रारूपों का विवरण दिया जाता है। तो शेड्यूल्स क्यों जोड़े जाते हैं? ताकि उस लॉ में जो काफ़ी सारी जो भी पावर्स दी गई हैं या जो भी राइट्स हैं, जो भी प्रारूप हैं, फॉर्म वगैरह हैं, वो सब इसमें शेड्यूल के रूप में डाल दिया जाता है। और जिन बातों को किसी भी लॉ के, किसी भी एक्ट के हर चैप्टर के जटिलता से बचने के लिए इसमें नहीं जोड़ा जाता, तो उन मामलों को हम शेड्यूल में डाल देते हैं। अलग से उन चीज़ों को एक शेड्यूल में बना दिया जाता है, उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है और उसमें इनको डाल दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दिया, बाकी और भी काफ़ी सारे एक्ट हो सकते हैं जिसमें लास्ट में आपको शेड्यूल या अनुसूची मिलेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब लास्ट में आता है विराम चिन्ह यानी पंचुएशन। विराम चिन्ह क्या होते हैं, पंचुएशन क्या होते हैं, इनको हमें थोड़ा सा बस समझना है। देखो, शब्दों और वाक्यों का आपस में क्या रिलेशन है ये बताने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट को अलग अलग भागों में बांटने के लिए, अलग अलग पढ़े जाने के लिए अलग अलग मार्क्स का यूज़ होता है। मार्क्स मतलब चिन्ह का यूज़ होता है, जिनको हम पंचुएशन मार्क भी कहते हैं।
मुख्य रूप से ये कैसे होते हैं, जैसे कि आपका अल्प विराम है ना, कहीं पे आधा विराम लगा होता है, कहीं पे पूर्ण विराम, ये फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, कहीं पे प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक, कहीं पे ऐसे करके ब्रैकेट बना होता है, कहीं पे ऐसे करके डबल कॉमाज लगे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, ये सब चीज़ें हमारी पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर आती है। ठीक, कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कहीं पे ऐसे फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका मतलब है बात वहीं पे ख़त्म हो गई है ना। ये चीज़ें इंग्लिश में यूज़ होती हैं यहाँ पे फुल स्टॉप वाली। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, इंटरनल टूल्स के लिए में, वो भी इंटरप्रिटेशन में। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जो भी हमारे इंटरनल टूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के, वो सारे के सारे आपको एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरनल टूल्स बताइए इंटरप्रिटेशन के, और फिर वहाँ पे आपको सब यहाँ पे लिखना होता है। और साथ ही केस लॉज भी अगर आप लिखोगे तो आंसर और अच्छा आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा सेकंड वीडियो था इंटरप्रिटेशन पे। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ आपको बेसिक्स चीज़ें बताई थी, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह। अब थर्ड वीडियो जब हम करेंगे इसके बारे में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की। ये जितने भी हमने इंटरनल टूल्स देखे हैं इंटरप्रिटेशन के, सारे के सारे आपको बेयर एक्ट में मिलेंगे। कोई भी लॉ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठा लो, या बीएनएस का ले लो, या बीएनएसएस का ले लो, तो ये सारी इंटरनल टूल्स, इनको इसीलिए कहा गया है इंटरनल एड्स, इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको उसी लॉ के अंदर मिल जाती हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस, प्रोवाइजोज, जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको उस लॉ में मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो उस लॉ में नहीं होती हैं, तो वो होते हैं एक्सटर्नल टूल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।